ये हमने लास्ट क्लास में ना ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया था, वो कैपलर्स लॉ लिखवा है, 3 लॉ। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटेग्रल ग्रुप में बोल रहा था मैं से इंटेग्रल है, उसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर का नाम लिख लो, नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर में क्या है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, जैसे तो ये पेन है, ठीक है, इस पेन की कैप पे ध्यान दो, तो इसमें देखो इधर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ अपने थंब से, तो ये जो होल्डर है इसका देखो ऐसे शेप चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ क्या शेप चेंज हो रहा है। अगर मैं सपोज रिलीज करूं तो क्या हो रहा है, अगर इसका शेप ये फोर्स लगा हुआ तो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। अगर मैं फोर्स हटा दूं तो वापिस अपनी ओरिजिनल शेप क्या है। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। ये मटेरियल क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि अगर फोर्स लगाओ तो डिफॉर्म होगा, तो अगर मैं फोर्स हटा दूं तो वापिस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये मुझे बताओ। रबर बैंड इज एन इलास्टिक मटेरियल। मैं फोर्स लगाऊं तो डिफॉर्म होगा, खींचेंगे तो, और जैसे मैं छोड़ दूं वापिस अपना शेप मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, मेटल की अगर बात करें, मेटल की क्या लगता है, मेटल इलास्टिक होते हैं क्या? एल्यूमिनियम, स्टील ले लो, मेटल इलास्टिक होते हैं? नहीं लगता है। मेटल को तो मोड़े हुए ही रहते हैं। पर अभी मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। मेटल भी इलास्टिक होता है, जो नॉर्मल स्केल है, अभी जनरली जो स्केल है वो तो क्या ग्लास और वो सब की बनी होती है। अगर मेटल की, एल्यूमिनियम की भी स्केल आती है, उसको ट्राई करते हैं। वो एल्यूमिनियम स्केल है, एल्यूमिनियम स्केल को है ना थोड़ा सा जो मोड़ने की ट्राई करना, तो वो क्या होगी, वापस सीधी हो जाएगी एल्यूमिनियम स्केल। मेटल भी क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, मेटल भी क्या होता है, इलास्टिक। पर एकदम ज्यादा मोड़ दो तो शेप क्या मुड़ा हुआ ही रहता है। ठीक है, ऐसा केस इसमें भी होगा। अगर सब इसमें फोर्स लगा रहा पूरा ये तो ले लूं तो वो फिर ऐसा मुड़ा हुआ ही रहेगा, वापस अपने शेप पे नहीं आएगा। उस बिहेवियर को इलास्टिक बिहेवियर नहीं कहते, उस बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। जब ये क्या बन चुका है, प्लास्टिक। तो मेटल भी ऐसा होता है, शुरुआत में कैसा बिहेवियर होता है, इलास्टिक होता है, तो एकदम ज्यादा मोड़ दो तो फिर कैसा बिहेवियर मिलता है हमें, प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये सब स्टडी करना। 2 बिहेवियर देखें, इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। अपने सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर, जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊं मुड़ेगा, फोर्स हटाए वापिस ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी, तो क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। वो अपने सिलेबस में। प्लास्टिक बिहेवियर सिलेबस में नहीं है, उसमें मैथ फिजिक्स थोड़ा और ज्यादा लगता है, इसलिए वो अपने सिलेबस में से नहीं है। पर हम स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, बाकी अपने सिलेबस में कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं। वो इंजीनियरिंग सब करोगे ना, सब उसमें आएगा प्लास्टिक बिहेवियर, बाकी नहीं स्टडी करना। ठीक, इलास्टिक स्टडी करना। तो इसमें क्या है, नई चीजें पढ़ेंगे। ओके, और क्या लगता है, देखो इसमें मैं ये अभी ऐसे नॉर्मल रेस्ट पे है, ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे मोड़ने की ट्राई करूं तो अंदर क्या फोर्सेस डेवलप हो, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स। अगर सपोज ऐसे मैं मोड़ने की ट्राई करूं, इसमें फोर्स डेवलप हो, अब मैंने हटा दिया, वापस अपनी जगह आ रहे, अपने आप कैसे आ गए, जो अंदर जो फोर्स लग रहे थे ना, वो उसको वापस अपने आप लगा।
तो उसको प्रॉपर नाम देते हैं, क्या कहते हैं, अंदर का फोर्स है तो क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। वापिस उसको ओरिजिनल शेप साइज पे लाने की ट्राई कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या लग रहा है अंदर, इंटरनल रिस्टोरिंग। रबर बैंड को वैसे खींचो, रबर बैंड में भी फोर्सेज लग रहे हैं, बाकी लोग अपने ओरिजिनल शेप साइज पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग अंदर। तो इस चैप्टर में क्या करना है, मटेरियल के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। तो काफी नए डेफिनेशन, इक्वेशन वो सब आएंगी। ये चैप्टर रिलेटिवली बहुत इजी है, मैं पहले जो स्टडी किया मतलब से काफी इजी है, तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें नोट्स और लिखने वाला पार्ट ज्यादा है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा फोटो, फॉर्मूला से बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप में फोटो डाल रहा हूँ, नोट्स आराम से लिख लिया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बोर हो जाओगे लिख के कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी कुछ लिखना मत, दो साइड छोड़ दो, ठीक है, दो साइड छोड़ देना, ओके। मैं थियरी वाला पार्ट बता देता हूँ, दो साइड छोड़ दो, उसमें आराम से कवर हो जाएंगे नोट्स। देखो सबसे पहला पार्ट जो इलास्टिक प्लास्टिक वाला समझा दिया। अब एक डेफिनेशन, कुछ लिखना मत, ठीक है, मैं फॉर्मूला साइड पे लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे, इसमें से प्रॉब्लम करें। एक डेफिनेशन जो स्टडी करना है वो क्या है, स्ट्रेस। क्या स्टडी करना है हमें, स्ट्रेस क्या होता है, इस मटेरियल को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म होते हुए क्या बोला, अंदर क्या लग रहा है, कौन से फोर्स लग रहे हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि अंदर क्या है, वो फोर्स तो डेवलप हो रहा है, पर साथ में अंदर क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप। स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस वर्ड जनरली हमें, स्ट्रेस वर्ड का मतलब क्या है, वो मेंटल प्रेशर जोर आता है दिमाग पे, उस हम क्या रहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही मान सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या है, जोर आ रहा है, पर किसके अंदर आ रहा है, मटेरियल के अंदर आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे और मोड़ने की ट्राई करूँ, स्ट्रेस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और एक ऑब्जेक्ट है, जैसे रॉड, इस रॉड को मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, ठीक है, दो तरफ से खींच रहा हूँ, अंदर फोर्सेस डेवलप होंगे, टेंशन डेवलप होगा। अब कोई पार्ट ऐसे कट करते हैं तो दोनों में इसका एफ भी बना, इधर एफ लग रहा है, ये जो पार्ट है इस पे इस तरफ भी फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स। अंदर क्या डेवलप होता है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटरनल फोर्स अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये फॉर्मूला होता है इसका, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। एक और फॉर्मूला है, पता है किसका, प्रेशर का है, प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर अलग चीज है, स्ट्रेस अलग चीज है, फर्क समझा रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे बाहर से ऐसे फोर्स लगाओ, दबाने की ट्राई करो, तो जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स है, हर जगह लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, अंदर जो डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, भाई लोगों का फॉर्मूला सेम है, मीनिंग काफी अलग है। प्रेशर एक्सटर्नल से आता है, और मटेरियल के अंदर जो डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना है, इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए एफ इंटरनल एफ के बराबर में बोल सकता हूँ क्या, ये दोनों सेम होंगे, इधर एफपीडी का नॉलेज यूज होगा। अभी तक मैंने वेक्टर्स के टारगेट दे दिए, ये उनकी बात कर रहा हूँ, अब मैं टारगेट दूंगा 1D का, बाद में एफपीडी वो सब आएगा, तो अभी के लिए बता रहा हूँ। दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सी, दोनों इक्वल। तो ये पार्ट को भी बोल सकते हो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इधर एफ की जगह क्या है, ये बाहर वाला फोर्स भी लगा फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला में स्ट्रेस का क्या होता है, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला। ओके, अब तीन टाइप के स्ट्रेस आते हैं, सिर्फ पहला पढ़ना है, बाद में हम उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। एक टाइप जो होता है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, उसके अलावा अगर फोर्स लग रहा है, ऐसे खींच रहे हो या ऐसे दबा रहे हो, तो ऐसे स्ट्रेस को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अगर पुल कर रहे हो,
इसमें दो टाइप का, अगर पुल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। अगर खींच रहे हैं तो, अगर कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप के आते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो कौन सा स्ट्रेस अंदर लग रहा है, टेंसाइल। अगर कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो कौन सा रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। प्रॉब्लम में दिया नहीं होगा, तुम्हें खुद डिसाइड करना है। सपोज एक एग्जांपल दूं मैं, अपनी जो लिफ्ट आती है, लिफ्ट ऊपर नीचे कैसे होती है, केबल्स लगे होते हैं लिफ्ट में, केबल्स पे कौन सा स्ट्रेस लगे, केबल्स की बात कर, केबल क्या पुल होते हैं ना, जो केबल्स है वो क्या पुल होते हैं, ठीक है। ऊपर जा रही है लिफ्ट, जैसे केबल क्या होता है, खींचते हैं ना पुलिस को, अंदर कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन, कौन सा स्ट्रेस लगता है, टेंशन। अच्छा, लिफ्ट नीचे जा रही है, सपोज जैसे ये लिफ्ट है, ये केबल है, लिफ्ट नीचे जा रही है, कंप्रेसिव क्या लगता है, केबल में तो क्या टेंशन ही लगेगा ना। बहुत सिंपल एग्जांपल, तो जैसे तुम्हारे पास कोई पॉलीथीन बैग है, ठीक है, जैसे हैंग कर रही है, तो उसको मैं नीचे लेके जाऊँ, ठीक है, जैसे मैं अपना हाथ नीचे करूँ, अपने हाथ में तो क्या टेंशन ही लग रहा है ना, ऊपर लाओ या नीचे लाओ, अपने हाथ में तो क्या टेंशन ही लग रहा है। केबल में हमेशा क्या टेंशन ही लगता है, कौन सा स्ट्रेस है, ठीक है। अपनी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ये सब जो बीम्स है, ये बीम्स है, उस पर कौन सा स्ट्रेस, ऊपर के जो फ्लोर्स है उनका वेट लगेगा। जैसे ये जो बीम है, ऐसे क्या है, कंप्रेस होगी ना, कौन सा स्ट्रेस लगेगा बीम में, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। प्रैक्टिकल केसेस हमें पता होना चाहिए कब कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। ये फैन को, ये फैन का ये जो रॉड है, ऊपर वाला जो पार्ट है, फैन हैंग कर रहा है ऊपर वाले पार्ट से, तो इस रॉड पे जो पतला पार्ट है रॉड वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा स्ट्रेस लग रहा है उसपे, टेंसाइल हैंग कर रहा है वो, ठीक है ना, रॉड पे कौन सा लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें हमें डिसाइड करना है स्ट्रेस कौन सा लग रहा है। एक और अगर एग्जांपल, वो रोपवे आता है, उसमें केबल्स होते हैं, कौन सा स्ट्रेस लगेगा उसमें, कभी कोई रस्सी हो, हमेशा वो पुलिंग ही लगाता है, कौन सा स्ट्रेस लगेगा, ये बता, ठीक है। तो इसके बेस पर फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला तो यही है, फोर्स अपॉन एरिया, पर ध्यान रखना एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे रॉड है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसके भी इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, दो साइड छोड़ दो, ये नोट्स इसमें डालना और ग्रुप में, ठीक है। तीसरी साइड पे क्वेश्चन लिखो, ठीक है, वो ये ड्रॉ करो क्वेश्चन, ड्रॉ करो, दो साइड छोड़ दो, तीसरी साइड में एक क्वेश्चन है, ड्रॉ करो डायग्राम, क्वेश्चन लिखो रहा हूँ। लिखिए, पहले लिखो क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ वायर ए, द क्रॉस सेक्शन वायर, द क्रॉस सेक्शन रेडियस, द क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ वायर ए is R and of wire B and of wire B it is 2R and of wire B it is 2R. Find the ratio of stress in both the wires. Find the ratio of stress
in both the wires. Find the ratio of stress in both the wires. ओके, देखो पहला प्रॉब्लम साथ में स्टडी करते हैं। इसमें पहले तो ये बताओ कौन सा स्ट्रेस लगेगा ये वायर, कौन सा लगेगा? टेंसाइल। हैंग करा मतलब टेंशन डेवलप होता है। कौन सा स्ट्रेस रहेगा? टेंशन। फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F बाई, इधर F कौन सा होगा? देखो इसका F भी विजुअलाइज करो, कोई भी एक का। इसका अगर F भी बना है ब्लॉक का, नीचे mg और टेंशन, क्या लगता है स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है F बाई ए, उसमें सही क्या है? T लिखना चाहिए, mg लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? F का मीनिंग समझो, ये F क्या मतलब क्या है? ये जो मैं लिखा है मटेरियल के अंदर जो लग रहा है, तो mg आना चाहिए टेंशन। टेंशन वो मटेरियल के अंदर लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वायर के केस में क्या आएगा? वो टेंशन आएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। तो इसमें लिख लो कि फॉर वायर बी, पहले वायर बी स्टडी करते हैं। वायर बी ब्लॉक का एफबीडी बना, ये नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका एफबीडी प्रॉपर। साइड का एक्सेलरेशन लिखना है, साइड का एक्सेलरेशन लिखना है। क्या होगा एफबीडी? बोलो। ये नीचे क्या आएगा? 4 mg। बाद में ऊपर। अब देखो वैसे ना हैबिट रखो, ये रियलाइज होना चाहिए। अब दो वायर है, जैसे टी भी लिखो कि वायर बी पे, तो ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा क्या होगा? 0 बेस पे ही है। अब इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इधर? TB माइनस 4 mg इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन दे तो TB अपना आ गया 4 mg, ये TB आ गया 4 mg। अब हमें मेन क्या निकालना है? स्ट्रेस। ये सिंबल है स्ट्रेस का, इस सिंबल को क्या कहते हैं? सिग्मा। ये सिग्मा है सिंबल, ठीक है, स्ट्रेस का। तो हमें कौन से बी वायर में निकालना है? तो देखो फॉर्मूला तो वही होता है, F इंटरनल अपॉन A। तो इधर F इंटरनल किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर A। तो टेंशन कितना है अपना? 4 mg। एरिया क्या लिखे वो बता। वो देखो क्वेश्चन दिया ना, रेडियस उसका दे रखा है, कितना है? 2r। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? पाई, आगे क्या है? 2r डालना है, उसका स्क्वायर। तो सिग्मा बी कितना है? mg अपॉन कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये बी में हमने स्ट्रेस निकाल दिया, क्या है? mg अपॉन, बोलो क्लियर समझ आ रहा है क्या? इसमें एक, अब बताओ अप्रोच आगे क्या करोगे? ये स्टडी किया, जैसे पूरा बी के लिए मैंने स्टडी किया, अब क्या करना है? पूरा ए के लिए स्टडी करो, किसका एफबीडी बना? इस वाले ब्लॉक का सेम प्रोसीजर है, ठीक कर लो, तो रेशियो भी निकाल लो। डायग्राम एफबीडी बनाओगे, इसमें ये ब्लॉक का एफबीडी बना है क्या? ऊपर वाले का बोलो एफबीडी क्या होगा? नीचे क्या आएगा? mg। ऊपर
टीए लगेगा और कुछ नीचे टीवी है, इधर भी बेटा ये स्ट्रिंग उसको नीचे खींचेगी, यहाँ पे नीचे इधर टेंशन चलेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो सिर्फ इसकी भी इक्वेशन लिखनी है। क्या है इसकी इक्वेशन? क्या है TA माइनस mg, सॉरी ये लिया है TA माइनस mg माइनस TB इक्वल क्या होगा 0। तो TA इक्वल देखो TB हमें पता है, यहाँ पे डालना है तो TA कितना है 5 mg और स्पेस लिख सकते हो सिग्मा b, नहीं सॉरी ये बार में निकाल सकते सिग्मा a क्या होगा TA अपॉन एरिया। तो सिग्मा a TA कितना है 5 mg, उसका एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर है ना, रेडियस का दिया है पाई आर स्क्वायर। अब रेशियो निकाल दो सिग्मा ए तो सिग्मा बी कर दो डिवाइड सिग्मा ए बाय सिग्मा बी, तो मन में भी कर सकते क्या रहे 5:1। लिया गया ठीक है, स्पेस का क्या रेशियो निकाला हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो फाइंड स्पेस at a distance x, find stress at a distance x from right end of a rod, find stress at a distance x from right end of the rod of mass m, length L, mass m, length L, and cross section area A, mass m, length L, and cross section area A। दो डायग्राम है, दो पार्ट है इसमें। पहले पार्ट जो है डायग्राम जो है ये ऐसा दिया हुआ है, ये ग्राउंड पे ऐसे रॉड रखा हुआ है और ऐसे ये फोर्स लगा इधर F0, यहाँ पे फोर्स लगा है F0 और राइट हैंड से डिस्टेंस x, मतलब यहाँ से कुछ x डिस्टेंस है। तो इधर क्या फाइंड करना है तुम्हें? स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ड्रॉ करो पहले पार्ट। ओके, इसमें अप्रोच देखो फॉर्मूला है, तो पहले तो बताओ कौन सा स्ट्रेस लगेगा। ये केस है, कौन सा स्ट्रेस लगेगा? टेंसाइल लगेगा, पुलिंग है टेंसाइल लगेगा। अब टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला में पता है F बाई ए पर, देखो ध्यान रखना दिमाग में, F बाई ए फॉर्मूला तो ऐसे नहीं कि हाँ इधर फोर्स किया तो F0 बाई ए अपने आंसर आ गया, ऐसे नहीं सोचना। उधर बताया था फोर्स जो फॉर्मूला है उसमें F बाई, उसमें F कौन सा होता है? इंटरनल फोर्स। अगर यहाँ पे तुम्हें फोर्स निकालना तो रॉड है, रॉड रोप स्प्रिंग ऐसा कुछ भी है, तो इंटरनल फोर्स कौन सा होता है? टेंशन। तो तुम्हें इधर टेंशन निकालना है, तो क्या करोगे इसमें? या तो इस पार्ट का एफबीडी बनाना होता है या तो ये पार्ट का, तब तुम क्या टेंशन बना पाओगे। ठीक है, इतने पार्ट का एफबीडी एक बार बना, अपने आप गलत तो चलेगा पर एक बार ट्राई करो, बनाओ एफबीडी।
किया गया ड्रॉप। साइड पे एक्सेलरेशन लिखना है, साइड पे एक्सेलरेशन लिखना है। वो बहुत जरूरी है, हर बार ग्रेविटी डाल दो, फिर हर बार मुझे ना बोलना पड़े प्रॉब्लम में। ओके, इसका एफबीडी बोलो। चलो एफबीडी कैसा होगा? इधर एफ नॉट तो बना दिए, अब बोलो इधर क्या लगेगा? टेंशन लेफ्ट साइड या राइट? टेंशन होता पुलिंग है, खींचना है, इसको खींचना है, वैसे खींचोगे ना तो इस तरफ क्या आएगा? टी। और कुछ नीचे एनजी नॉर्मल करो, कुछ काम नहीं है। ड्रॉ किया हो चलेगा, ना किया हो तो भी चलेगा, मेन ये है। और साइड पे एक्सेलरेशन में बोला था, एक्सेलरेशन लिखना है, क्या होगा? क्यों जीरो? बोलो उधर से एफ नॉट से खींच लेके उधर का उधर ही रहेगा। नेक्स्ट तो जो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो इधर से टी निकाल। कितना आएगा? टी। क्या टी एफ नॉट के बराबर ही आएगा ना? टी माइनस एफ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टी के एफ नॉट के बराबर आएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटरनल अपॉन ए। और ये भी ध्यान रखना, एफ बाई ए, देखो कोई भी बोल देगा एफ बाई ए, और हमें पता होना चाहिए एफ इंटरनल है। तो अब डायग्राम का हेल्प लो, बोलो क्या करें? एफ इंटरनल मतलब क्या है? टी के बराबर अपॉन ए, और अपने सॉल्व करेगा टी किसके बराबर है? एफ नॉट। तो ये आंसर है एफ नॉट बाई। ऐसे प्रॉपरली सॉल्व करके लाना है, ऐसे डायरेक्टली बोल दो कि हाँ एफ नॉट है, हो गया। प्रॉपरली सॉल्व करके लाना है, ठीक है? तो कितना स्ट्रेस आया पहले पार्ट में? एफ नॉट बाई ए, एफ नॉट बाई ए, ये स्ट्रेस है। ओके, दूसरा पार्ट इसमें ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ओके, रॉड जो है, अब रॉड पे ना इधर से ही फोर्स, सिर्फ एक ही साइड पे फोर्स लग रहा है। अब ट्राई करो, रॉड पे एक ही साइड पे फोर्स लग रहा है, ठीक है? और सेम एक्स डिस्टेंस पे तुम्हें निकालना है। अप्रोच अब पता है, एफबीडी से टेंशन निकाल, पूरा सेम अप्रोच सेम ही। अब ये ट्राई करो, ठीक है? बस इतना बताओ, खुद ही सॉल्व करना है, बस मुझे इतना बताओ, इधर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अभी रॉड जाएगा, मूव करेगा, अब जीरो नहीं होगा, तो ध्यान रखना, एक्सेलरेशन काम आएगा।
एफबीडी मेन है, इसमें एफबीडी सॉल्व करें, टी निकालने की ट्राई करो। टी निकालना है, साइड पे एफबीडी ड्रॉ किया गया, प्रॉपरली डिटेल में ड्रॉ करना है इसका एफबीडी। कौन से पार्ट का, इसी पार्ट का ड्रॉ करना है। एफबीडी कैसा होगा, इस तरफ एफ नॉट लगा है, यहाँ पे होगा टेंशन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या करें, राइट साइड होगा एक्सेलरेशन, तो इसके हिसाब से इक्वेशन अब लिखनी है। इक्वेशन बोलो क्या होगी, टी माइनस नहीं, इधर इस तरफ एक्सेलरेशन एफ नॉट माइनस टी इक्वल टू एक्सप्रेशन हो तो क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है। अब क्वेश्चन में जो मास दिया है वो तो पूरे रॉड का दिया है, मैं इधर जो मास लिखो सिर्फ इतने पार्ट का मास होता है, जिसका एफबीडी बना रहे हो, तो इसका मास कुछ एम डैश होगा, तो एम डैश लिखना पड़ेगा, एफ नॉट माइनस टी इक्वल टू एम डैश ए। तो टी देखो कितना है अपना, एफ नॉट माइनस एम डैश। अब हमें क्या क्या नहीं पता है वो बताओ, इक्वेशन एफ नॉट दिया हुआ, एम डैश भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो अब पहले तो ए कैसे निकाले, कुछ आइडिया है, तो बोलो कुछ आइडिया लग रहा है। ए निकालना है कहता है एक्सेलरेशन, वो कैसे निकालना, एक्सेलरेशन कैसे निकालना, पूरे रॉड को देखो, तो इधर भी लगा सकते हो ना, एफ इक्वल टू एम ए। पूरे रॉड को अगर देखो इतना, ये ड्रॉ के इतना लिखो, इसके नीचे लिखो कि फॉर एंटायर रॉड, फॉर एंटायर रॉड एफ नॉट इक्वल टू एम ए, फॉर एंटायर रॉड एफ नॉट इक्वल टू एम ए। अब मास एम ले सकते हैं ना पूरे रॉड का, तो ये आ गया ना अपना, ए कितना है, ये जो है वो आ गया एफ नॉट बाई एम, ठीक है। चलो एक हो गया। अब क्या निकालना है, एम डैश निकालना है। एम डैश कहाँ से आएगा, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। पूरे रोड का मास दिया है, मुझे इतने पार्ट का मास निकालना है, एक पार्ट का दिया हो, दूसरे पार्ट का निकालना हो, मास क्या यूज करते हैं, डेंसिटी यूज करते हैं। अब वो भी डिस्कस किया था, डेंसिटी 3 टाइप की आती है, मास अपॉन वॉल्यूम तो है ही, मास अपॉन एरिया भी होता है, मास अपॉन लेंथ भी होता है। इधर क्या है, तो इसमें कैसे लिखोगे भाई, फॉर रॉड ऐसे डेंसिटी फॉर रॉड, डेंसिटी फॉर रॉड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एम डैश। ऐसा करो, ये जो पूरे रॉड का है वही दूसरे पार्ट का है, दूसरे पार्ट का। तो पूरे रॉड के लिए क्या होगा फॉर्मूला डेंसिटी का, एम बाई एल। इस पार्ट के लिए बोलो क्या होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, एम डैश बाई एक्स है ना, इसकी लेंथ एक्स है ना, एम डैश बाई एक्स। तो इधर से क्या आ गया, एम डैश आ गया, कितना आया एम डैश, एक्स बाई। अब ये एम डैश और ये दोनों को डाल दो तो फाइनली अपना टी आ जाएगा, ठीक है। तो टी आ जाएगा, टी देखो कितना आ जाएगा, एफ नॉट माइनस एम डैश कितना है, एम एक्स बाई एल, और ए कितना है, एफ नॉट बाई एल। तो टी आ गया, टी इधर से कितना आ गया, एफ नॉट मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स बाई एल, ये लेता हूँ। अब देखो, अब तो स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होता है, एफ इंटरनल अपॉन ए, प्रेशर क्या आ जाएगा, टी बाई है ना, टेंशन ही होगा, तो सिग्मा इक्वल डाल दो टी को,
तो क्या आ जाएगा एफ नॉट बाई ए 1 माइनस एक्स बाई एल, ये क्या आ गया अपना स्ट्रेस है। ठीक है, तो ऐसे के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम, जैसे हमें मेन के डेफिनेशन पता होना चाहिए। और इसमें जो अगर देखोगे फॉर्मूला तो कितना सिंपल है स्ट्रेस का, एफ बाई ए। तो इसमें देखो जो दूसरा पार्ट है वो मेन क्वेश्चन, मेन नॉलेज किसका यूज हो रहा है, एफबीडी। ठीक है ना, अगर वो तुम आते हो तो एक क्वेश्चन एकदम इजी, तो ऐसा बोल सकते हो मेन पार्ट क्या यूज हो रहा है। जैसे याद हो तो ग्रेविटेशन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन के कुछ प्रॉब्लम मतलब क्या, वेक्टर के प्रॉब्लम। वैसे इसमें एक प्रॉब्लम क्या, एफबीडी का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसमें उसका नॉलेज यूज हो। ओके, ये हो गया ये पार्ट। ओके, अब वो पहली जो साइड थी, ठीक है ना, उसके मैं वो ग्रुप में पिक कर दूंगा, तो वो लिख लेना। अब एक छोटा सा पार्ट मुझे लिखवाना है, ठीक है, तो कंटिन्यू में जो प्रॉब्लम किया उसके बाद लिख लो। अब दूसरे टाइप का स्ट्रेस पढ़ते हैं, लिखो शियर स्ट्रेस, SHEAR, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ओके, शियर स्ट्रेस क्या होता है वो समझते हैं। सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड पे, मान लो ये पार्ट मैंने फिक्स कर दिया है, ये पार्ट फिक्स कर दिया है, ठीक है। अगर तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये थोड़ा ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल ऐसा मान सकते हो, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा। अब ये फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, जैसे टेंजेंशियल है, ये ऐसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे से फिक्स कर दिया है, मैं फोर्स कैसे ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये ऐसा ही रहेगा, तो कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा डायग्राम इस तरह, ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेंड हो जाएगा। तो इधर ऐसे टाइप में भी स्ट्रेस लगता है, ऐसे स्ट्रेस को क्या कहते हैं, शियर। अगर ऐसे फोर्स लगे तो जो स्ट्रेस लगता है क्या कहेंगे, शियर। इससे क्या होता है, शियर स्ट्रेस से शेप चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट, पहले ऐसा था वैसा हो गया, ठीक है। मेन काम क्या है शियर स्ट्रेस का, वो क्या करता है, शेप चेंज करता है। फॉर्मूला वो ही रहेगा, शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है एफ इंटरनल अपॉन ए। पर इधर ध्यान रखना है, ये जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, सरफेस के अलाउंग जो लगता है, ठीक है ना, ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। पहले एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ड्रॉ करके लिख लो। देखो, when two equal and opposite forces, when two equal and opposite forces are applied parallel to the cross section area of object, when two equal and opposite forces are applied parallel to the cross section area of object, there will be relative displacement, there will be relative displacement, there will be relative displacement between the cross sections, there will be relative displacement between the cross sections, between the cross sections, ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, the restoring internal force, the restoring internal force
internal force per unit area. In this case, we are storing internal force per unit area. In this case, per unit area in this case is called shear stress. It's called shear stress. ठीक है? ड्रॉ करके लिख लो इस फॉर्मूले. चलिए ड्रॉ लिखिए. ठीक है, ये shear stress पर लिया. अब एक इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. हम दूसरे पार्ट पे आते हैं. डायग्राम क्वेश्चन है. क्या जो पहले डायग्राम समझा देता हूँ तो तुमसे ड्रॉ करवाओगे. ये रॉड है, 210 से F0 फोर्स लग रहा है. ये जो पार्ट है ऐसे सरफेस एच लिखा है, इसका मतलब है रॉड पर ऐसे लाइन कट कर रहे हैं. ये रॉड ऐसे कट कर रहे हैं, तब सरफेस का देखिए ये सरफेस जो है और ये इसका एंगल कितना बना रहा है. ठीक है ना. ड्रॉ करो क्वेश्चन लिखा. चलिए लिखो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड is A, capital A. Cross section area of rod is A. ठीक है. Find, 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 find,
find longitudinal and shear stress on the surface S. Find longitudinal and shear stress on surface S. अब देखो ये जो सरफेस हो गया स्लैंट है, अब इस सरफेस पे निकालना है। फॉर्मूला अपना वो ये इंटरनल अपॉन एफ इंटरनल अपॉन ए। तो सेम आप मुझे पहले तो बताओ एफपीडी किसका बना? एफपीडी कौन सा पार्ट का? स्लैंट पार्ट लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, या तो इस पार्ट का एफपीडी बनाओ या दूसरे पार्ट से काम करते हैं। इसने पार्ट का एफपीडी बनाते हैं, इसने पार्ट। तो कैसा होगा अपने पार्ट का एफपीडी? ऐसा कुछ लिखेगा, इधर F0 है, यहाँ पे अंदर इधर क्या लगेगा? बोलो इधर कौन सा फोर्स है? टेंशन ही लगेगा। रॉड है मतलब टेंशन ही लगेगा। तो इस तरफ क्या लग रहा है? टेंशन T। एक्सेलरेशन बोलो साइड पे 0 होगा। F0 है, एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है। अब देखो ये सरफेस S है और फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर समझो लॉन्गिट्यूडिनल शियर कैसे स्टडी करें? सरफेस और ये इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा दे रखा है। तो इधर देखो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ और ये टेंजेंशियल उसके पैरेलल। ये एंगल थीटा है, ये 90 है। इसको भी क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। इसको भी थीटा लिखते हैं। अब क्या करो इस केस में स्टडी करना हो कैसे स्ट्रेस लगेगा। तो ये सरफेस है, हमेशा क्या देखो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है और सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये सरफेस है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसके कॉम्पोनेंट बनाते हैं। एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, ये वेक्टर तो पढ़ लिया, एक कॉम्पोनेंट इधर, दूसरा कॉम्पोनेंट यहाँ पे यहाँ पे इधर क्या लिखा? बोलो ये टी है या थीटा है? क्या है इधर? टी कॉस थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा। अब इसको भूल जाओ। अब बताओ कौन सा फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल देगा, कौन सा फोर्स शियर देगा? बताओ, सिर्फ इस पे फोकस करो। ये सब भूल जाओ, ये सरफेस है, वे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा शियर देगा, कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल? टी साइन थीटा देखो इसके अलॉन्ग ही लग रहा है, तो ये शियर देगा। और ये ऐसे इसको खींच रहा है, क्या देगा? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड देगा, ये शियर देगा। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो। चलिए ठीक है। अब इसमें शियर लिख लो, शियर स्ट्रेस। तो देखो शियर स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा एस फॉर्मूला है अपने पास। कौन सा? टेंजेंशियल फोर्स लेना होता है अपॉन एरिया। तो सिग्मा एस इक्वल टू टेंजेंशियल, इधर कौन सा फोर्स लेंगे? टी साइन थीटा। एरिया ए होगा क्या? एरिया किसका लेना होता है? इस सरफेस का, जिसके हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सरफेस का एरिया लिखना है, एएस। क्वेश्चन में कौन सा एरिया दिया हुआ है? क्वेश्चन में कौन सा एरिया दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला एरिया दे, ये वाला, और हमें ये निकालना है। तो बोलो कुछ आइडिया कैसे निकाले? इस सरफेस का ये एरिया दिया हुआ है और ये वाला एरिया निकालना है।
के बीच में एंगल थीटा है, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, इसका एरिया के लिए एस ले लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, क्या होगा एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो ए, तो इससे एस आ जाएगा, कितना होगा एस बोलो ए बाई कॉस थीटा, तो शियर स्ट्रेस आ गया कितना है टी बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा। और इधर मुझे बताओ यहाँ पे ये अपना टी था, टी इक्वल टू एफ नॉट लिख सकते हैं ना क्योंकि एक्सलेशन 0 है, तो यहाँ पे ये टी की जगह एफ नॉट डाल सकते हो, एफ नॉट बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपना आंसर है शियर। अब कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो पूरा लिखो अपने आप, देखो क्या है। चलो इसमें इधर कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, तो एफ इंटरनल अपॉन ए, इधर कौन सा फोर्स किने बोलो कौन सा आएगा टी कॉस थीटा, और एरिया कौन सा ए एस ही लेना है, मतलब ए बाई कॉस थीटा, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा टी की जगह एफ नॉट डाल सकते हैं, एफ नॉट बाई ए कॉस थीटा ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये आएगा टेंसाइल, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्टडी कर सकते हैं, मतलब दोनों स्ट्रेस एक साथ भी लग सकते हैं, शियर टेंसाइल ये सब एक साथ लगते हैं, ठीक है। ये पार्ट देख लिया, ठीक है। अब इसमें ये एक और पार्ट है ना, मुझे लिखवाना है, वापस कोई थियरी वाला पार्ट ज्यादा है तो सेम वो मैं भेज दूंगा, नोट लिख लेना, ठीक है। साइड बता देता हूँ कि उसकी साइड छोड़ दो, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है वो बता देता हूँ, तो एनसीईआरटी में से प्रॉब्लम कर पाएंगे। अब कितने साइड छोड़ने वो बता रहा हूँ, 4 साइड छोड़ दो। पर इसमें नेक्स्ट लेक्चर का भी आ जाएगा, इससे बोलो ये बेनिफिट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी लिखना नहीं पड़ेगा, 4 साइड छोड़ दो, ठीक है। चार साइड छोड़ दो, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट मैं आज स्टडी करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। हमने स्ट्रेस स्टडी कर लिया, ठीक है।
अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है कि स्ट्रेस जो क्या होता है F इंटरनल अपॉन ए, और F इंटरनल मतलब बेसिकली क्या वो टेंशन ही होता है रॉड में। अब एक और टर्म आता है जो स्टडी करना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये रॉड को हम खींच रहे हैं, अगर मैं इसको खींचूं तो इसकी लेंथ, ऐसे ये इसका ही केस ले लो, अगर मैं इसको खींचूं तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कुछ, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम? बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ती है। मेटल में भी होता है ऐसा, कोई मेटल हो और मेटल को ऐसे खींचो उसकी लेंथ भी बढ़ती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ती है, हम नॉर्मली नहीं देख पाते, पर बढ़ती है डेफिनेटली। रबर बैंड में अच्छी तरह दिखता है, पर मेटल जैसा केस हो गया उसमें प्रॉपरली नहीं दिखता है, पर डेफिनेटली क्या है, बढ़ता है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, रॉड है, जिसको हम खींच रहे हैं, तो ओरिजिनल लेंथ मान लो इसकी एल है, अब बढ़ के इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई, कितनी बड़ी? मान लो डेल्टा एल बढ़ गई, तो अब मैं पूरी लेंथ क्या लिख सकता हूँ? पहले लेंथ एल थी, ये फोर्स लगा रहे हैं, अब मैं लेंथ क्या लिख सकता हूँ? एल प्लस डेल्टा एल लिख सकता हूँ। डेल्टा एल उसकी लेंथ बढ़ गई तो ओवरऑल लेंथ क्या हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का सिंबल होता है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन का एक रेशियो है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं तो स्ट्रेस तो डेवलप हो ही रहा है, पर साथ में और क्या डेवलप हो रहा है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? रेशियो होता है। किसका रेशियो? कितनी लेंथ चेंज हो रही है? डेल्टा। ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसकी? एल। तो ये जो रेशियो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को क्या कहते हैं? स्ट्रेस देख लिया, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, एक और पार्ट, एक और फॉर्मूला स्टडी करें, बाद में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आ सकते हैं। अब एक फिजिसिस्ट था, हुक करके, हुक ने क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली स्टडी की, तो क्या ऑब्जर्व किया, और बहुत लॉजिकल है, हम भी समझ सकते हैं। सपोज मैं फोर्स अगर बढ़ाऊं, मैंने आगे भी वार्निंग दिया है कि बातें ऐसा करना हो, ऐसे करो कि मुझे पता ना चले, ठीक है, एक लिमिट होती है, बाद में दिमाग घूमेगा, चिल्ड्रंस डे क्यों अपना दिन बिगाड़ते हर क्लास में रैंक करता हूँ, कितनी रैंक करो, ये एक, अब देखो ये रॉड है, अगर मैं फोर्स बढ़ा तो इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑब्वियसली फोर्स बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन के बारे में क्या बोल सकते हो? स्ट्रेन बढ़ेगा कम होगा? अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, खींच रहा हूँ और दूर से, स्ट्रेस तो बढ़ेगा क्योंकि एफ बढ़ रहा है, स्ट्रेन क्या होगा? उतना ही रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा क्या? लेंथ और बढ़ेगी ना, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो जो फिजिसिस्ट था हुक, उसने क्या बोला कि स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसने क्या कहा, एक लॉ आता है, हुक्स लॉ कहते हैं, उसने क्या बोला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। अगर लॉन्गिट्यूडनल का केस है, जो अभी हमने पढ़ा, शेयर भूल जाओ, आज शेयर में इतना ही पढ़ा, मैं अपना फोकस लॉन्गिट्यूडनल पे रहे। अगर लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है, यहाँ पे मैं इक्वल डालू तो क्या है? कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? वाई। किससे डिनोट करते हैं? वाई। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। थॉमस यंग करके फिजिसिस्ट, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, क्या कहते हैं उससे? यंग्स मॉड्यूलस। तो हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी स्टडी की, ये दो इक्वेशन, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। अगर खींच रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेन होगा? क्या अभी लॉन्गिट्यूडनल का ही, तो उसमें क्या टेंसाइल? कौन सा टेंसाइल? अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेन, फाइव में ही रहेगा यंग मॉड्यूल, ठीक है, यंग मॉड्यूल। ओके, ये हो गया। इसको ही प्रॉपर लेवल लिखना हो, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? एफ बाई एफ इंटरनल बाई वाई
एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई, ठीक है, मतलब एक ही फॉर्म। ओके, तो इसके बेस पे हमें प्रॉब्लम्स करने हैं। नोट्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बोर्ड पे रखे थे, यहाँ पे देखिए, ठीक, क्वेश्चन जो पूछा हुआ उसका करेंगे। एक दो पॉइंट बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। इसका मुझे ऐसा यूनिट पता, मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि मैं यूनिट से ऐसा कुछ पूछूं तो हमेशा इस पे फॉर्मूला पे फोकस करो, रटने की या याद करने की ट्राई मत करो। क्या होगा वो मीटर, उसका एक और नाम क्या होता है पता है, पास्कल, पर इधर जनरली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही, ठीक है, ये इसका एसएम पर, इसका भी मीटर क्या हो जाएगा, टेंशन क्या होगा, यूनिट, कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट वाई का, इसका तो कोई यूनिट है, मतलब जो सिग्मा का यूनिट है वही क्या है, वाई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्लियर है इतना, ठीक है ना। ये इसके नोट्स में भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, आराम से लेकिन और 4 साइड छोड़ दो, और भी है और हम नेक्स्ट क्लास में पूरा देखेंगे, ठीक है। अभी इसके प्रॉब्लम, इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करें, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में पार्ट 2 लाए हो ना, उसमें जो चैप्टर है पहला वो कौन सा, ये वाला, ये जो स्टडी कर रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो। ये नया एडिशन किसके पास है, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्या है, a steel cable with radius 1.5 centimeters, a steel cable with radius 1.5 centimeters, वाला जो क्वेश्चन है पढ़ो प्रॉपर्ली, विजुअलाइज करो क्या दिया हुआ है। अब ये नोट्स में प्रॉपर्ली सॉल्व करो, 4 साइड छोड़ दो और नोट्स में प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। पढ़ लिया क्या क्वेश्चन, क्या एक स्टील केबल दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, वो रेडियस क्यों दिया, उससे क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ पढ़ते टाइम दिमाग दौड़ना चाहिए। रेडियस दिया हुआ है, उससे क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, बस ये डेटा लिखते जाओ, जैसे आर इक्वल टू क्या 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बस ऐसा ही है ना, वैल्यूज डाल के छोड़ दो, कैलकुलेशन में टाइम नहीं निकालना है हमें। एरिया कितना होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर कितना, हाँ तो उसको वैसा ही नहीं, ऐसे में डालना है, क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, बस इतना लिख के छोड़ दो, ठीक, ऐसे टिक कर सकते हो या स्पेस छोड़ दो कि भाई ये तुम्हें मिल गया। ओके, अब आगे बढ़ो, और क्या दिया इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया कितना, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही नहीं है। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस आ जाए तो क्या, ये रोपवे का केस है ना, केबल का दिया हुआ है, कौन सा स्ट्रेस रहेगा, टाइप, ये सब पूछा नहीं तो मुझे बताओ,
टेंसाइल वो स्की करते हैं तो पहले ऊपर जाना पड़ता है माउंटेन साइड पे ना, तो वो ऊपर से ही जाते हैं ऑब्वियसली, उसमें क्या टेंसाइल ही लगेगा। तो ये क्या दिया मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है। वैसे डेटा प्रॉपर्ली लिखना है, लिख लो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स वो कितना है 10⁸ है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या पूछा है मैक्सिमम लोड, ओके लोड निकालना, मास नहीं, मास गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो एक्चुअली पहले क्या निकालना है फोर्स, फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है, गलत नहीं है। लोड वो ऑप्शन में केजी में दिया तो मास निकालना है, मेरे फोर्स ही निकालना है। फोर्स कैसे निकालें, क्या होगा सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्म है जो डेटा दिया है इंटरनल अपॉन एफ, इंटरनल को ही क्या एफ में लिख सकता हूँ इस केस में बाई ए, तो उससे एफ आ गया ना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो, सही आंसर मिलेगा। एफ कितना होगा सिग्मा मैक्स इंटू ए, ठीक है ना, ये एफ आ जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यूज आंसर देख सकते हो, ठीक है, वही अपना आंसर आएगा, सही है, ये आएगा अपना आंसर, देख लो आंसर क्या है, क्या दिखा रहा है, वैल्यू लिख सकते हो। अरे पीछे क्या ठीक है, ये फोर्स आएगा, इसके अराउंड ही आएगा अपना, तो बस ऐसे डिसाइड करना है डेटा के ऊपर से कि क्या पूछा है और कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ओके। नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अ पीस ऑफ कॉपर, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग, देख लो उसमें क्या है, जो पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो और डेटा सेट, डेटा लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो डेटा लिखते जाओ। ओके, चलो इस क्वेश्चन में डेटा बताओ क्या क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है क्या, कितना है वो एरिया, क्या है 15.2 इंटू, और किसमें यूनिट के मिलीमीटर, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 1 mm हो तो 10⁻³ पर 2 बार होता है ना एरिया, तो क्या होगा 10⁻⁶ वो ऐड करना। तो एरिया जो है एरिया कैसे लिखोगे, 15.2 इंटू दूसरा कौन कितना 19.1 इंटू 10⁻⁻⁶ और अब लिख सकते हो मीटर, ठीक है। तो
तो एक अपना एरिया आ गया, ठीक है, एक एरिया पता चल गया। और क्या क्या है देखो, टेंशन क्या है दिया है, कितना है टेंशन, ओके 44,500 न्यूटन। और कुछ स्ट्रेन निकालना है, पर कौन सा स्ट्रेन, टेंसाइल कंप्रेसिव क्या हो, पढ़ो क्वेश्चन से कुछ आइडिया लगे। मैं बोला था क्वेश्चन दिया नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कूलिंग ऐसा कुछ दिया है क्या, गुड है। हाँ तो टेंसाइल भी है, स्ट्रेन निकालना है, ओके स्ट्रेन निकालना है, एप्सिलॉन निकालना है। बोलो इसमें, अच्छा हाँ इसमें ना वाई की वैल्यू दी है क्या, अच्छा मटेरियल कौन सा दी है क्या, कॉपर। तो इसमें ना अभी तो ठीक है, ये एनसीईआरटी मतलब इसमें ना बता देता हूँ, एक टेबल भी है जिसमें सब वैल्यूज दे रखी है। अब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव की बात करें तो उसमें या तो पूछा होगा या दिया होगा, ठीक है। तो इसमें ना लिख लो ऐसा हो, तो एक टेबल में ना दिया है वैल्यूज, ये टेबल 8.1, टेबल 8.1 पे ना दिया है, कौन सा कॉपर है ना अपना, हाँ तो 110 इंटू देखो 10⁹ भी है। उस क्वेश्चन के बाजू में लिख लो ऐसा हो, कितनी है वाई की वैल्यू कॉपर की, 110 इंटू 10⁹, यूनिट पे लिखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब वाई की वैल्यू पता है, वाई की जो वैल्यू है वो पता है, कितनी है 110 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर। तो अब बोलो, अब ये इतना हमने डिस्कस किया, ये कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें जिससे ये एप्सिलॉन बन जाए, कौन सी, ये वाली सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या है, वाई एप्सिलॉन, वाई तो सब पता है, सिग्मा कैसे निकालें, इधर तो लिखेगा टी बाई इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया, टी बाई ए वाई, बस वैल्यू डाल के छोटे आंसर देखो सही आ गया इतना। कितना है आंसर, 0.127 यही आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे इंटू 10⁻⁹ तो यही आ रहा है। वैल्यू देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो आइडिया लगाओ ना, ये कितना है 44,500, ये अपना कितना है 15.2 इंटू 19.1, आवाज नहीं 110 इंटू 10⁹, ठीक है ना। तो देखो ये
यहाँ पे आएगा ना -2 आएगा। ठीक है, देखो इसमें अभी इतना ही कर रहे हैं। ध्यान दो, एक मिनट, ये पहले 2 साइड के नोट भेज रहा हूँ, उसमें लिख दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, और 4 साइड के नोट भेज रहा हूँ। और ये मंडे तक ये जिन्होंने ग्रुप में जो टारगेट दिए थे, ठीक है, मंडे तक, अभी तो ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे तक मेक श्योर ग्रेविटेशन में प्रॉपर प्रैक्टिस हो, ठीक है, दोनों ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। उसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स तो हो चुका है, तो बाद में हम दूसरे चैप्टर पे भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रुप 1 वाले जो है, ग्रुप 1 वाले में जिन्होंने नोट प्रॉपर्ली स्टडी किया वो रुक सकते हो, बाकी चले जाओ। हाँ, वही तो मेन है, वही तो प्रॉब्लम की काम आएंगे। अभी तो वही उसमें मैं डिरेक्शन जो लिखने बोले थे और प्रॉब्लम जो बोले थे वही वेक्टर की नहीं बोले थे। इसमें क्या है, नोट्स में बोलो कौन से डाउट आ रहे हैं? बाइनरी स्टार वाला वो एक बता बाइनरी स्टार वाला समझा दिया। ये अपने सोलर सिस्टम में क्या है, एक ही स्टार है अपना सन। मेजोरिटी जो दूसरे सोलर सिस्टम होते हैं उसमें 2 स्टार, उसको क्या कहते हैं, बाइनरी स्टार। तो 2 स्टार है, सपोज ये S1 S2, इनका मास M1 M2 ले लेते हैं। अब ये स्टार ऐसे रेस्ट पे नहीं होते, कैसे अट्रैक्ट ये तो अभी घूमते हैं, जैसे रोटेशन वाले प्रॉब्लम किए थे उसमें अलग अलग दिए होंगे मॉड्यूल वो सब में। तो रोटेट होते हैं जनरली के सेंटर के पास, तो कब होता है जब मास सेम, मास अलग हो तो किसके अबाउट रोटेशन होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मान लो इसका मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गए, दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर है, तो क्या होगा, इसके अबाउट घूमेंगे सर्कल, मतलब इसका पाथ ड्रॉ करना हो तो ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये जो पहला स्टार है वो ऐसे सर्कल में, और दूसरे स्टार के लिए भी यही होगा, इसके अबाउट घूमेगा, दूसरे स्टार के लिए भी ये सेंटर है और ये रेडियस हो जाएगा। तो अब ये सेंटर है, ये रेडियस, जब इसका सर्कल बना तो इसका बड़ा सर्कल बना, तो ऐसे 2 स्टार घूमेंगे। अब उनकी स्पीड वो सब निकालनी है, तो ये सर्कुलर मोशन जिसके प्रॉब्लम से क्लिक होना चाहिए, कैसे निकालेंगे स्पीड, सर्कुलर मोशन हो तो स्पीड कहाँ से निकलती है,
इतना एक क्लिक होना चाहिए, वही फायदा होता है। डिवाइस की ओर ऊपर लिखे होंगे ना प्रॉब्लम सर्कल वाले, कौन सा सेंटीमीटर फोर्स। इधर क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इनके बीच में, वो किसके बराबर करना होता है, सेंटीमीटर फोर्स। तो Fg का मतलब क्या, ये दोनों के बीच का फोर्स। तो फॉर्मूला है आपके पास Gm1 × बाई आर स्क्वायर, ये आर को उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, और इक्वल टू Fc क्या होता है, mv² बाई आर। तो m कितना है, 1/4 स्टडी कर रहा हूँ, n1 v1² बाई, इधर जो r होता है, तो इधर जो r होता है दोनों का मतलब अलग होता है। इधर r जो है फॉर्मूला उसका मतलब क्या है, सैचुरेशन। इधर जो r है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, रेडियस। तो इधर क्या आएगा, तो इधर से v1 निकल जाए। और r1 कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, तो इसमें नोट्स में तो यूज कर दो, इससे v1 है, वैसे भी क्यों निकाल सकते हो। और कोई बाकी है करना, हमारा लिखना है, अगर लिखा हो तो तुरंत ही हो जाएगा, मार्क किया होगा, ढूंढने क्यों बैठ रहे हो। क्या जियो स्टेशनरी, ओके जियो स्टेशनरी बता देता हूँ, वो तो इजी है, वो तो समझना है। ध्यान दो, जियो स्टेशनरी बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये इसकी एक्सेस है, ये वाली, मतलब इधर नॉर्थ पोल, पीछे क्या है साउथ पोल, ठीक है। तो आप ऐसे घूमने, और इसकी कुछ एंगुलर स्पीड होती है घूमने की, रोटेशन। अब मान लो इधर एक सैटेलाइट है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है रोटेशन में, 24 आवर्स। तो इसकी घूमने की स्पीड भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है, सर्कुलर में आएंगे तो पढ़ेंगे, अभी के लिए बता देते हैं। क्या होता है, t = 2π/ω, तो ओमेगा मिल जाएगा 2π/T है ना। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या है, सैटेलाइट भी अगर घूम रहा है तो सैटेलाइट का भी होता है ना टाइम पीरियड, जो हमने लिखा था t² = r³। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड h हाइट पे ऐसा मान लो, तो t² = क्या था, 4π² क्या था फॉर्मूला, r³। तो उसको r + h Gm। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है, ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ जितना ही हो, मतलब घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। और उसको नाम कैसे मिला जियो स्टेशनरी, तो यहाँ पे एक पर्सन मान लो हाइपोथेटिकली, उसको सैटेलाइट दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर। अब कुछ टाइम में अर्थ रोटेट होगी, मान लो इतना रोटेट हो गया, पर्सन यहाँ पे होगा, सैटेलाइट उसके ऊपर ही, क्योंकि वो सेम साथ में घूम रहे। इसलिए इस पर्सन को क्या लगेगा, स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी, इसलिए वो नाम आया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ के साथ ही घूमता है। तो मेन इसमें क्या निकालना है, कितनी हाइट पे मैं पहुंचा हूं, ये निकालना है। h ये सब वैल्यूज पता है, ये सब पता है, ये कितना डालो 24 आवर, वो सेकंड उसमें कन्वर्ट करो h की वैल्यू, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो गया, बाकी के प्रॉब्लम्स ये है, बाकी है उसमें है काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जितना होगा उतना कंप्लीट करो। PYQ होगा कि बाकी है उसके, ये गलती होगा क्या, सारे मार्क करवाए थे वो। अब तो अभी एक्स्ट्रा कर लो, मंडे तक कंप्लीट करना है ग्रेविटेशन, क्योंकि उसके बाद मैं वो मोशन इन 1D के टारगेट दूंगा, और ये चैप्टर तो पैरेलल नहीं चल रहा है, ये चैप्टर में इतना लोड नहीं आएगा, ये सॉलिड का वो कट आउट हो जाएगा। तो मोशन 1D और वो स्टार्ट, तो मंडे तक है ना ग्रेविटेशन खत्म करो, तो टिक करवा देता हूँ ना, उसमें है, और भी करो इससे तो प्रैक्टिस। अब कौन से नहीं करने वो बता दो, क्योंकि हम मेजॉरिटी कर सकते हैं।
कौन से नहीं करना वो बता रहा हूँ। ऐसे पूरा क्रॉस मत करना, साइड पे छोटा सा क्रॉस बना देना, क्योंकि ये अभी के लिए टेम्पररी नहीं करना है, आगे हम करेंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं करना। उसमें वो क्या कहते हैं, इसमें नोट्स में वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में देखा क्या, उसके प्रॉब्लम्स है, उसका यूज होगा। इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, नोट्स बनाने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना। वो उसके नोट्स में है वो सब प्रॉब्लम। फोर्टीन अभी नहीं करना है, 15 भी नहीं करना है। सेवेंटी वन वो भी अभी नहीं करना है। हंड्रेड एंड 10 ठीक, उसके अलावा 4 कर सकते।